हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे हो सब, ठीक है। आज मैं आपको मैथ्स में पढ़ाने वाला हूँ इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इकाई का अंक जो है वो आप किसी भी एग्जाम में जाओ जहां पर बेसिक मैथ्स का टॉपिक हो, मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जहां जहां संख्या पद्धति का पार्ट होगा ये सवाल वहां पर जरूर कूद जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सवाल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो सवाल दिए जाते हैं वो बहुत टाइम आपने देखे होंगे कॉमन बहुत जगह आ जाते हैं। मतलब एक सवाल ऐसा है जो आप देखोगे बार बार पूछा जाता है, जैसे 7 का 200, ये आपने देखा होगा बहुत जगह पूछा जा चुका है। और अगर मैं रीट की बात करूं तो रीट में एक सवाल आया था 3 की पावर 98 और 3 की पावर 98 में 5 का भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह के जब भी कोई सवाल आए जिसमें पावर इतनी ज्यादा हो, 98 हो गया या फिर 200 हो गया, तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं यही मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और एक एक सवाल जो है वो कंप्लीट करूंगा आपको, ताकि ये टॉपिक अगर आ जाए तो अपना एक भी सवाल छूट नहीं जाए। क्लियर। पहले सारे नियम सिखाता हूं आपको कि यहाँ पर इकाई अंक कैसे लेना है। आपने अलग अलग जगह इकाई अंक पढ़ा होगा, तो वहां पर तीन तीन नियम होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। लेकिन आज मैंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंपल कर दिया है, और आपके लिए मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में इस पूरे टॉपिक को पढ़ा दूंगा। तो सिर्फ 2 कैटेगरी ही पढ़नी है और पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। फिर अपन आगे सवाल शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आ जाता हूं मैं कि इसमें नियम कि कौन से नियम है। तो सबसे पहले तो ये है कि सवाल बनते हैं आधार घातांक वाले, कि इकाई अंक कि आधार घातांक में अगर इतनी बड़ी पावर, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि 7 का 200 हो, तो इकाई अंक कैसे लोगे। लेकिन उससे भी पहले छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं आपको कि इकाई अंक होता क्या है, यूनिट डिजिट आता कहां से। तो यहां से बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे देखो 23 है प्लस 35 है, इसको जोड़ा जाए तो जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर के लास्ट में कौन सा अंक आएगा अपने उससे मतलब है। तो 23 में 35 जोड़ेंगे तो लास्ट अंक कौन सा आएगा, तो 23 प्लस 35। अब इसको प्लस करें तो 3 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 8, ठीक है। अब आगे यहाँ कौन सा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जोड़ने पे आप देखो, जोड़ने पे कितना नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कुछ भी हो जाए, इसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या पड़ेगी, 8 पड़ेगी। तो अब समझो कि यूनिट डिजिट आई कहां से है। तो यहाँ इकाई का अंक 8 कहां से आया, 8 आया है इन दोनों की वजह से। मतलब 3 + 5 किया जिससे 8 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक जो होता है वो हमेशा लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। लास्ट डिजिट मतलब ये वाले, लास्ट में कितना है 3 और यहाँ कितना है 5। जो लास्ट में नंबर होगा इकाई का अंक भी आपको वो ही देगा। तो इससे ये पता चल गया कि लास्ट नंबर ही हमारे काम का है, आगे जो नंबर दे रखा है इससे हमारे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8। ये होता है इकाई का अंक। अब मैं आपको आगे छोटी छोटी हर एक सवाल जो है, हर एक चीज में आपको समझाता रहता हूँ कैसे क्या करना है। देखो जैसे दे रखा हो 348 प्लस 97 माइनस 146, जैसे ये दे रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो इकाई अंक ज्ञात करने के समय आप चाहो तो पहले प्लस कर लो, आप चाहो तो पहले माइनस कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अपन लाइन टू लाइन ही चलते हैं। यहाँ दोनों के बीच में प्लस है तो पहले प्लस करते हैं। प्लस करेंगे यहां से तो कैसे लिखेंगे, 348 फिर 97 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, वो तरीका आपको बता रहा हूँ क्या है। अभी आपको मैंने समझाया था कि जब अपन जोड़ते हैं तो इकाई का जो अंक होता है वो इकाई का अंक किस पे डिपेंड करता है, इस लास्ट वाले पे डिपेंड करता है। 8 और 7, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 का आया 5, फिर हासिल इसके ऊपर गया। लेकिन हमें हासिल या इधर कोई भी जाए, इधर वाले नंबर से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो इकाई का अंक कहां से मिला, इकाई का अंक मिला है लास्ट वाले से, और लास्ट में कौन बैठा हुआ है 5। तो फिर यहाँ पर 34 या 9 इससे हमारे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अब आपको इस तरह से नहीं करना है, ये समझा दिया मैंने, लेकिन आप करोगे ऐसे नहीं। अगर आपको सवाल ये वाला करना है तो देखो तरीका बताता हूं क्या करोगे।
जब भी कोई नंबर आए आप सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट में क्या दे रखा है, तो यहाँ लास्ट में कितना है 8, इसके लास्ट में कितना है 7 और इसके लास्ट में कितना है 6। अपने इकाई अंक में सिर्फ इससे मतलब है कि यहाँ जो दे रखा है। अब आगे आते हैं, इन दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ प्लस कर लो। 8 और 7 कितना हुआ 15, तो 8 और 7 15 का 5 लिखो या भले पूरा 15 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 5 लिख दो चलेगा अपना। फिर है माइनस और फिर यहाँ कितना है 6। और आपको मैं सिखा दूं, एक काम करते हैं 5 ही लिखते हैं, 5 और -6। अब यहाँ देखो गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ का 8 और 7 15 का 5 लिख दिया, पीछे 6 है। अब 5 में से 6 जाएगा तो बच्चे बताएंगे कि सर इसका आंसर तो -1 है, जबकि इसका आंसर -1 नहीं है। क्योंकि आप ये समझो कि 348 जो नंबर है उसके साथ जब अपन 97 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, तो 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, मतलब ये 445 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 445 में से 146 माइनस करोगे तो आप समझो 5 में से 6 माइनस थोड़ी होगा, उस समय अपने पास नंबर नहीं है तो अपन क्या लेंगे, हासिल लेंगे। और अगर यहाँ से कैरी हासिल जाएगा तो 15 में से 6 हो जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई सवाल आए उसमें माइनस के बाद वाली संख्या अगर पहले वाले से बड़ी हो जाए, मतलब घटाने वाला नंबर अगर बड़ा हो, तो ये नंबर जो है वो इससे बड़ा है, तो आप फिर क्या करना, उस समय आप यहां से इसको 5 मत लिखना। ये 5 है तो इसको 5 नहीं लिखना है, 5 की जगह पे आप इसको कितना लिखना, 15 लिखना। और 15 में से 6 घटाना, तो 15 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। क्लियर, ठीक है। और जब भी मैं सवाल लिखूं अपना आंसर जो है वो कमेंट में जल्दी से मुझे बताते रहिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और ये ध्यान रखो कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ लाइव चल रहा हूं, तो इसलिए आप आंसर बताते रहिए, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है आपका। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सेम एक और दे रहा हूं, अगला देखो, जैसे 1332 मल्टीप्लाई 466, ठीक है, माइनस 999, कि इसको माइनस करना। अब बताना है आंसर क्या आएगा। तो आपको यहां देखना क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी सारे चिन्ह एक ही लाइन में अगर सारे चिन्ह आए तो फिर यहां पर बोर्ड मास भी काम करेगा। एक ही लाइन में अगर सारे चिन्ह आते हो तो बोर्ड मास का ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर बीच में गुणा है और माइनस है, तो गुणा और माइनस में पहले कौन आएगा दोस्तों, पहले गुणा आएगा, फिर कौन आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पहले गुणा आएगा, तो आपको यहाँ का लास्ट अंक क्या है, 2, इसका लास्ट अंक कितना है 6, मतलब 2 का 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 इंटू 2 से कितना आया 12, और 12 का कितना लिख दिया 2, फिर यहाँ से माइनस, और यहाँ कितना है लास्ट में, तो लास्ट वाला है यहाँ कितना 9। अब 2 में से 9 माइनस करना है, तो आप समझ गए होंगे कि 2 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर 2 को 2 नहीं लिखेंगे, 2 को अपन क्या लिख देंगे 12। जब भी किसी छोटी संख्या से बड़ी घटानी हो तो छोटी के आगे 1 लिख दो ताकि ये गलती हो ही नहीं। तो 12 में से 9 घटाओगे और 12 में से 9 घटाना हो तो लास्ट में कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब इस सवाल का इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा 3। क्लियर हुआ। चलो और संख्या में आगे लेता हूं, जैसे दे रखा हो 378 मल्टीप्लाई 679 माइनस 38 मल्टीप्लाई 45। अब बताना है इसका इकाई अंक क्या आने वाला है। तो यहां मैंने 2 जगह गुणा कर दिया है और एक जगह बीच में माइनस कर दिया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां से ये लेंगे 8, यहां से लेंगे 9, यहां से वापस 8 और ये 5। अपने सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो यहां से मैं 8 और 9 का गुणा करूंगा, तो 8 इंटू 9 कितना आया दोस्तों 72, और 72 का कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब 72 का ये 2 आ गया। फिर यहां से गुणा करेंगे तो 8 और 8 का गुणा किससे करेंगे 5 से, 8 5 40, 40 का कितना आया 0। अब यहाँ है 2 और 2 में से 0 जाएगा, तो 2 में से 0 जाएगा क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इस सवाल का इकाई का जो अंक है वो इकाई का अंक क्या आया दोस्तों 2। क्लियर, आई थिंक ये तो। चलो तो ये तो होता है बेसिक पार्ट के गुणा प्लस में इकाई अंक कैसे आता है। और इसमें अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर मैं कंटिन्यू सभी विषम संख्याओं का गुणा कर दूं तो बताओ इकाई अंक क्या आएगा, सभी सम संख्याओं का गुणा कर दूं तो बताओ इकाई अंक क्या आएगा। तो ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंतिम अंक क्या आएगा, 1 से 9 तक गुणा करने पर अंतिम अंक क्या आएगा। तो इनका एक कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देना, मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर मैं सिर्फ आपके सामने ऑड नंबर लिखता हूं, विषम विषम कि सिर्फ ऑड नंबर है, उनका गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी। ठीक है, तो ऑड नंबर में कौन कौन आया, 1, फिर 3, फिर 5, 7 और 9, ये ऑड नंबर हो गए। अब नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो इसका मतलब विषम संख्या ही है, ऑड नंबर ही है। अब इनका अगर गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा, वो सब कुछ मायने रखता है ये वाला। इसके कारण आपका इकाई अंक डिसाइड हो जाएगा कि इकाई अंक क्या आने वाला है। तो एग्जाम में आपको मैं जैसे 2016 के आरएस में एक सवाल आया था इसी पैटर्न से, तो बड़े बड़े जो भी सवाल आते हैं किसी भी भर्ती में, उसका पीछे कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझो कि अभी जो दे रखा है फिलहाल, अगर मैं इसी का ही गुणा कर लूं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, अगर मैं सिर्फ इसका गुणा करूं तो देखो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, 15 का 5, 5 इंटू 7 5 7 35, 35 का 5 और 5 9 45, 45 का 5। इसका मतलब 5 यहां से शुरू हुआ तो फिर 5 ही आया ना, फिर 5 ही आया, मतलब इस सवाल का अंतिम अंक जो आया वो क्या आया दोस्तों, 5 आया। अब सोचो 5 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 का पहाड़ा चेक करना दोस्तों आप कभी, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, 5 इंटू 9, 5 का गुणा अगर किसी भी ऑड नंबर से होगा, मतलब किसी भी विषम संख्या से होगा, तो हमेशा लास्ट में 5 ही आता है। मतलब 5 इंटू 1 से पीछे 5 आया, 5 इंटू 3 15 आया, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। तो ये है कि अगर आप कभी भी विषम संख्याओं का गुणा कर रहे हो और विषम संख्याओं के गुणा करने पर अगर कभी बीच में कोई 5 आ गया, तो समझ जाओ उसका इकाई अंक 5 ही आने वाला है, उसके अलावा दूसरा आ ही नहीं सकता। अब ये पॉइंट कितना मायने रखता है वो समझना। अगर सभी विषम संख्याओं का, मतलब जितनी हो, चाहे अपन को पता ही नहीं कितनी, जो आपके अनंत तक होते हैं, इन्फिनिट हो, अगर इन्फिनिटी तक सभी विषम संख्याओं को गुणा करो आप, और फिर आपसे पूछे बताओ इकाई अंक क्या आएगा, तो याद रखना दोस्तों, जब भी कहीं 5 अगर विषम संख्या से गुणा करेगा तो हमेशा लास्ट अंक क्या दिलाएगा, 5 ही दिलाएगा। याद रहेगा, जब भी सभी विषम संख्याओं को गुणा करोगे तो लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 अगर किसी विषम से गुणा हो जाए तो उसको 5 बना देता है। मतलब 5 ऐसा आदमी है कि दूसरों को अपने साथ करके अपना काम बना लेता है। ठीक, अब आते हैं 5 के पहाड़े में बीच की संख्या और रहेगी। मतलब यहां से अगर यहां देखा जाए तो 1 3 5 7 लिए मैंने विषम, लेकिन सम संख्या रहेगी, तो सम का भी इसके पीछे एक लॉजिक है कि 5 का गुणा अगर किसी भी सम से करके देखो आप, आपको आंसर में कुछ मिलेगा। मिलेगा मतलब ऐसा समझो कि जैसे जादू दिख रहा हो कि 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या से होता है तो 5 इंटू 2 10, 5 4 20, 5 6 30 और 5 8 40 और 5 10 50। ठीक है, क्लियर तो हो गया होगा कि अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से हो जाए तो हमेशा लास्ट का जो नंबर होता है वो लास्ट का नंबर क्या मिलने वाला है आपको, 0। और 5 का गुणा अगर विषम से हो जाए तो क्या मिलने वाला है, 5। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं। अच्छा, विषम मतलब ऑड, ठीक है, और प्राकृत मतलब नेचुरल। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर के गुणनफल मतलब प्रोडक्ट सबका गुणा करो, उसका इकाई अंक ज्ञात करो। मतलब पहले तो 100 विषम संख्याएं निकालो सारी और सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा करो। तो ये सिर्फ कहने के लिए इतना बड़ा सवाल है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आप तो जानते ही हो, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इसका आंसर कैसे आने वाला है। विषम संख्याओं का गुणा करना है, तो विषम संख्या मेरे भाइयों होती कौन सी है, 1 3 5 7 और 9, यही होगी। अब भले ही बड़ा नंबर भी ले लोगे तो कौन सा होगा, 11 13 15 17 19, यही होंगे। और किसी भी संख्या को जब आप गुणा करोगे तो अपने तो इकाई अंक से मतलब है। अब मैं इसको गुणा करूंगा तो भी गुणा किसका हो रहा है, 1 का 3 से, 3 का 5 से, 5 का 7 से और 7 का 9 से। और यहां कर रहा हूं तो भी गुणा किसका हो रहा है, 1 3 5 7 9 से।
इसका मतलब ये है कि हर विषम संख्या का इकाई अंक यही आएगा। और आगे मैंने आपको बताया था कि 5 का गुणा अगर किसी विषम संख्या से हो जाए तो उसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, 5। इसलिए आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में, सवाल देखा और आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा कि चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो उसका इकाई अंक क्या आने वाला आपके सामने, 5 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में है सम प्राकृत संख्याओं का इकाई अंक। अब सम मतलब क्या हो गया, इवन। तो इवन नेचुरल नंबर सम संख्या है। अब सम संख्याओं का इकाई अंक ढूंढना हो तो सम संख्या कौन सी हुई, 2 4 6 8 और 10 का 0। अब इससे तो आपको आंसर ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि सम संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो सम संख्याओं का गुणा करने का मतलब यहाँ तो 0 आएगा, और जब 0 का गुणा अगर किसी भी संख्या से कर लोगे तो भी क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब सम संख्याओं का अगर आप गुणा करते हो तो 0 आएगा, विषम संख्याओं का अगर गुणा करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। क्लियर यहां तक। ये तो हो गया बेसिक स्टार्टिंग वाले आपके छोटे छोटे चीजें कि आपको क्या क्या बतानी थी उसके लिए। अब है सबसे मेन पॉइंट, वो यहां से शुरू होता है आपका टॉपिक। तो इकाई अंक ज्ञात करना, एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो अभी जो पढ़े आपने उसमें से कुछ आए या नहीं आए, लेकिन मेन है अब यहां से शुरू होता है, इसलिए वीडियो कंटिन्यू रखना। इंपॉर्टेंट सवाल में हर एक सवाल आपके साथ कराता रहूंगा। चलिए सबसे पहले अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, आधार घातांक। आधार घातांक पर आधारित। तो अब तक जो सवाल आपने देखे हैं वो नॉर्मल संख्या वाले थे। अब आधार घातांक मतलब इस तरह से, अगर आपको पूछा जाए कि 2 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर, इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो चलो 2 का क्यूब तो आप सबको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहां तक तो हो गया। तो इससे आप इकाई अंक निकालने जाओगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 8, और इसके लास्ट में कितना है, 6। अगर इनका गुणा किया जाए तो 8 6 48, 48 के लास्ट में कितना आया, 8। मतलब अपना इकाई अंक क्या आया दोस्तों, 8 आया। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे नहीं होकर ऐसा आ जाता कि 2 की घात 30 है और 4 की घात 20 है, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करो। अगर सवाल ऐसा होता तो दोस्तों अपन को पढ़ना पड़ेगा कि 2 की घात 30 कैसे आएगा और 4 की घात 20 कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नियम सिखाता हूं, और सिर्फ 2 नियम सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, होती 3 कैटेगरी, नियम सिर्फ 2 सिखा रहा हूं। 2 नियम आपको आ गए मतलब ये टॉपिक पूरा खत्म। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं 2 नियम कौन से हैं। तो देखो नियम की बात करते हैं। सबसे पहले चलता हूं कैटेगरी फर्स्ट। तो ठीक है, तो कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट में मैं नंबर ले रहा हूं, वो है 1 5 6 और 0। ठीक है, 1 5 6 0। अब 1 5 6 0 कौन सा नंबर है, क्यों मैंने इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा है, तो देखो जैसे आप गुणा करोगे कभी 11 इंटू 21 इंटू 31 इंटू 41 ऐसे, मतलब जिस संख्या का लास्ट में 1 हो उन संख्याओं का आप गुणा करके देखो और निकालो कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से ध्यान दो और माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना, यहां पर ध्यान रहे। 1 का 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 1 का 1 से गुणा किया फिर 1 आया, फिर 1 का 1 से गुणा किया तो यहां पर वापस कितना, 1 आया। इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 1 1 1 रहा तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 31 है और 31 की घात 31 है, 31 के पावर 31 है, अब बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 31 की घात 31 है, मतलब 31 31 31 कितनी बार है दोस्तों, 31 बार है। ठीक है, 31 टाइम ऐसा लिखा हुआ है। अब आप समझो इकाई अंक अपन को निकालना है, तो इकाई अंक किस पे डिपेंड कर रहा है, इकाई अंक डिपेंड करता है लास्ट वाले इकाई वाले पे। तो इकाई अंक डिपेंड करता है इकाई वाले पे, तो हमारे फिर 3 की क्या जरूरत है, तो 3 की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल आए आधार घातांक वाला, आपका काम ये रहेगा कि आप उस नंबर में सिर्फ लास्ट वाले को रखोगे, उससे पहले वाले को हटा दो। मतलब 31 की घात 31 है तो आपको क्या करना है, 31 नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आपका तो काम 1 से पड़ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 1 की घात 31 लिखोगे। अब 1 की घात 31 का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि 1 1 1 को 31 बार गुणा करना है। अब 1 1 1 को अगर 31 बार गुणा करोगे तो दोस्तों आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो इसका मतलब इस कैटेगरी में मैंने उन नंबर को रखा है जिनका आंसर हमेशा सेम रहता है, चाहे वो कितनी भी बार लिखे जाए उनका आंसर वही रहेगा जो वो नंबर है। 1 की घात कितनी भी हो जाए आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा।
ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल कौन सा, 5। अब जैसे देखा जाए 5 है, 5 का गुणा मैं 15 से कर दूं, फिर आगे 25, फिर आगे 75 75 ले लो, कोई भी नंबर ले लो 5 वाला, जैसे 1275 इतना बड़ा नंबर ये ले लिया ऐसे। अब इनका गुणा करके देखो कि आंसर क्या आने वाला है। 5 है, 5 का गुणा आप 5 से करोगे तो 5 5 25 का 5 आएगा, फिर इस 5 का वापस 5 से करोगे तो 5 5 25 5 5 5 25 5 5 5 25 5। इसका मतलब 5 5 5 का गुणा करें तो हमेशा आंसर क्या आता है, 5 आता है। दूसरा सेम इस पैटर्न से आपको बताऊं तो अगर मैं आपको बोलूं कि 65 की पावर 65 है, 65 की घात 65 है, अब बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो 65 की घात अगर 65 है तो अभी मैंने आपको सिखाया कि हमारे काम किससे है, लास्ट वाले से, मतलब हमने काम है 5 से, हमें 6 से कोई मतलब नहीं है, तो आप 6 को यहां से हटा दो कि 6 का हमारे कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहां क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 5 की घात 65। 5 की घात 65, इसका मतलब होगा कि 5 5 5 को कितनी बार लिखो, 65 बार लिखो, 65 टाइम्स। तो 5 5 5 को मैं 65 बार लिखूं या 5 बार लिखूं, इकाई अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। क्लियर, ठीक है। एक और समझा देता हूं 6 वाला, तो 6 वाला लॉजिक देखो, 6 इंटू 36 इंटू 216, इस तरह से कोई भी नंबर लिख लो आप, गुणा करके देखो एक बार, 6 का 6 से गुणा करो 36 का 6 आएगा, फिर 6 का 6 से गुणा करोगे 36 का 6 आएगा। इसका मतलब 6 6 6 कितनी बार गुणा कर लो, इकाई का अंक क्या आने वाला दोस्तों, 6 आएगा। अगर मैं यहां लिखूं 156 और 156 के पावर लिख दो 40, अब आपको मैं बोलूं कि इसका इकाई अंक निकालो, तो बेसिक चीज समझो कि 6 यहाँ 156 है, लेकिन हमारे काम तो 6 से है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ 15 किसी काम का नहीं है, तो यहाँ अपन जो आंसर लेंगे वो किसका लेंगे, 6 की घात 40 का लेंगे। ठीक है, 6 की घात क्या है, 40। इसका मतलब समझो, 6 की घात 40 का मतलब है कि 6 6 6 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 40 बार। अब मैं 6 को 3 बार लिखूं या 40 बार लिखूं, बात तो एक ही है। तो 6 की घात 40 का मतलब है कि इसका इकाई अंक क्या पड़ने वाला है, 6। तो दोस्तों यहाँ जो मैंने आपको बताया है वो नंबर थे ये वाले, कौन से, 1 5 और 6 0, ये 4 नंबर ऐसे हैं। अच्छा, जीरो का तो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है जीरो का आंसर तो जीरो ही आएगा। तो 1 5 6 0 ये 4 नंबर ऐसे हैं कि इनका इकाई का अंक हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर, इनका कितनी भी घात हो जाए यही नंबर रहेगा जो ये दे रखा है। चलो नेक्स्ट वाले में, अच्छा पहले और समझा दो नियम। तो नेक्स्ट देखो, कैटेगरी लाता हूं मैं सेकंड, तो सेकंड कैटेगरी के सवाल, सॉरी पहले सेकंड कैटेगरी नियम। तो सेकंड कैटेगरी में एक आता है नियम 4 का और दूसरा आएगा 9 का। ठीक है, कैटेगरी सेकंड। अब 4 और 9 में क्या है तो आप समझो, 4 की घात 1 तो 4 आएगा, 4 की घात कर दो 2 तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, फिर 4 की घात 3 तो 64 आया, और 4 की घात 4 तो 4 यहां से 256 आया ऐसे। ठीक है, अब हमारे जो काम है वो काम किससे है, इकाई अंक से। अब इकाई अंक देखो, 4 6 फिर 4 फिर 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अगर एक बार हुआ तो इकाई अंक 4 आएगा। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से क्या मतलब है, 4 इंटू 4, मतलब 4 अगर दो बार है तो इकाई अंक 6 आएगा। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब क्या है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 4 4 कितनी बार है, 3 बार, तो इकाई अंक वापस कितना आ गया, 4 ही आया। फिर 4 अगर 4 बार है तो इकाई अंक क्या आया, 6 आया। इसका मतलब क्या समझोगे आप कि 4 देखो 4 6 ऐसे आ रहा है। अब मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि 4 की घात 1 का आंसर, 4 की घात 3 का आंसर, आगे 4 की घात 5 का आंसर, 4 की घात 7 का आंसर सेम आ रहा है, तो आप समझो कि इसको कैसे लिखा जाए। तो इनका आंसर सेम आ रहा है तो कैसा लिखा जाए, 1 3 5 7, मतलब कौन सी संख्या हुई दोस्तों, ये विषम संख्या है। अगर 4 की घात विषम हुई तो आंसर सबका एक जैसे रहेगा, और 4 की घात अगर सम हुई तो आंसर एक जैसा रहेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं अपन कि 4 की घात अगर माना विषम रही, 4 की घात विषम अगर आ जाए, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, 4 की घात विषम आ जाए तो उसका इकाई अंक क्या रहेगा, 4। और अगर 4 की घात सम आ जाए तो सम आने पर उसका इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 6। ठीक है, ये सिर्फ नियम के कारण मैं समझा रहा हूं, आपको करना ऐसा नहीं है, ये सम विषम भी याद नहीं करो तो भी चल जाएगा, मैं आपको एक दूसरा तरीका और सिखाऊंगा। तो ये तो हो गया 4 के लिए।
ठीक है, अब आ जाओ आप सेकंड 9 के लिए। तो 9 क्या कहता है, तो 9 के लिए भी देखो 9 अगर एक बार है तो 9 की घात 1, ये 9। अगर 9 दो बार है तो मैं ऐसे ओपन करके लिखता हूँ 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 का 81, 81 का कितना हुआ 1। अब है 9 तीन बार, तो 9 तीन बार का मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9, तीन बार है तो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना 81, 81 का कितना आया 1। फिर इस 1 का गुणा वापस 9 से करो, तो 1 का गुणा 9 से करोगे कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब 9 अगर तीन बार हो तो इकाई अंक 9 रहेगा। अगर आगे आते हैं कि 9 9 9 कितनी बार है, 4 बार है, तो 9 9 9 9 अगर 4 बार है तो क्या करेंगे, तो 9 का 9 से गुणा करो 1 आया, 1 का 9 से गुणा करेंगे 9 आया, फिर उसके बाद 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 1 आया। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आया दोस्तों 1। ठीक है, सेम वही नियम है जो 4 का नियम है। 4 भी कुछ ऐसे ही कर रहा था, 4 6 4 6, 9 क्या कर रहा है 9 1 9 1, ये अपने हिसाब से चल रहा है, ये अपने हिसाब से चल रहा है। तो इसका मतलब मैं यहीं पर लिख दूं कि 9 क्या नियम फॉलो करेगा, तो 9 का देखो पावर, 9 की पावर 1 हो, 1 मतलब ऑड विषम हो, तो 9 की घात अगर विषम हुई तो आंसर क्या रहने वाला है 9। और 9 की घात अगर सम हुई, तो 9 की घात सम अगर हो गई तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है 1। और दूसरा ये ध्यान ना, सम और विषम याद रहे नहीं रहे, आप एग्जाम में क्या पता भूल भी जाओ, तो सीधा सा लॉजिक है, विषम घात का मतलब है 1। गिनती कहां से शुरू होती है 1 से, तो 4 की घात कितनी ले लो 1, 4 की घात 1 मतलब 4, तो अब वो विषम आ जाए तो 4 आंसर आएगा। अब वो घात चाहे 121 आ जाए या 375 आ जाए, कितनी भी घात आ जाए विषम होने पर 4 आएगा। उसके बाद सम हुआ तो 6 आएगा, 9 वाले में विषम हुआ तो 9, तो विषम आ जाए तो समझ आना 1 और सम आ जाए तो समझ आना 2। ये हो गया कैटेगरी सेकंड के सवाल कि 4 और 9। अब सवाल कैसे बनते हैं, एक एग्जांपल भी समझा दो आपको, जैसे 64 की पावर 64 मल्टीप्लाई 49 की पावर 49। अब आपसे पूछे बताओ इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सवाल में देखो कि 64 है तो हमारे काम तो है 4 से, और इसमें काम है हमारा 9 से, ऐसे। अब उसके बाद सेकंड क्या करना है आपको, 4 की घात 64 है और यहाँ 9 की घात 49 है, तो 4 की घात देखो सम है विषम, तो 4 की घात क्या है सम, और यहां पर सेकंड में चेक करेंगे 9 की घात क्या है, तो 9 की घात 49 क्या है विषम। यहां तक पहुंच गए। अब सम कभी भी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाओ घात 2, और विषम कभी भी लिखा हुआ आ जाए तो घात समझ जाओ 1, ताकि आप एग्जाम में भूलो नहीं कि सम का आंसर क्या था, ऐसा सोचना नहीं पड़े। सम आ जाए 2 लिख दो, विषम आ जाए 1 लिख दो, क्योंकि इसका आंसर आप सबको आता ही है। 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 16 का कितना लिखेंगे अपन 6, 9 की घात 1 का कितना आया 9, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 का कितना आया 54, और 54 में हमारा आंसर जो है इकाई अंक, वो इकाई अंक कौन सा आने वाला है 4। तो इसका मतलब इस सवाल का इकाई अंक कितना है 4। क्लियर, 4 और 9 का एक तरीका ये था, एक तरीका आगे और देखेंगे। चलो तो एक नियम और पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों कैटेगरी 3, तीसरी कैटेगरी में तो कौन कौन सा नंबर है तीसरी कैटेगरी में जो अब तक बच गए, तो कौन सा बच गया, 1 हो गया, 2 बच गया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, अब है 7 और बचा हुआ कौन 8। और इनकी घात का आंसर क्या रहेगा वो मैंने पहले से आपके लिए सब लिख दिया है। तो इनकी घात का आंसर कैसे है, तो देखो 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 6, फिर 2 की घात 5 वापस 2 आ गया। इसका मतलब समझो यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर वापस 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इनकी जो घात है, इनकी घात में जो आप इकाई अंक ढूंढोगे तो वो इकाई अंक देखो बार बार वही सेम रिपीट होता रहेगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6 वापस 2 से स्टार्ट हो गया है। आगे देखो मैंने 3 के लिए लिखा है, 3 की घात में देखोगे तो 3 9 7 1 आया, फिर 3 की घात 4 के बाद देखो वापस 3 आ गया। इसका मतलब 3 9 7 1, 3 9 7 1 वापस 3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि यहां से वापस इसमें भी रिपीट है, और रिपीट भी कैसे है, घात 4 के बाद ही, जैसे ही घात 4 हुई उसके बाद वापस रिपीट हो गया, इधर भी घात 4 हुई उसके बाद रिपीट हो गया। 7 वाले में देखो 7 9 3 1, 7 9 3 1, उसके बाद वापस 7 9 3 1, उसके बाद वापस 7 आ गया। इसका मतलब इन सब का पैटर्न एक जैसा है, सबकी घात 4 के बाद रिपीट हो रही है। तो 8 घात 4 में क्या आया 6, फिर 8 4 2 6, 8 4 2 6, फिर वापस कितना आया 8। इसका मतलब इन सब का तरीका एक जैसा है, इन सब के लिए देखोगे तो घात 4 के बाद आंसर सेम रिपीट ही होता है, सबका अपना अपना आंसर है लेकिन होते सब में
रिपीट वो के वही है। ठीक है, इनको मैं अब साइड में ले लेता हूं थोड़ा सा। अब आप देखो इसमें आगे, अब इसके लिए कैसे क्या सॉल्व करेंगे, इनकी घात कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, दो की घात जो है, दो की घात एक का आंसर किसके जैसा है, दो की घात एक का आंसर कितना, दो, वापस दो कहां आया, दो की घात पांच में आया, उसके बाद दो वापस कहां आया, दो की घात नौ में आया। इसका मतलब दो की घात एक का आंसर, दो की घात पांच का आंसर, दो की घात नौ का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम। तो जैसे तीन की घात एक का आंसर, तीन की घात पांच का आंसर देखो बिल्कुल सेम। तो इन सब में एक जैसा पैटर्न ही चल रहा है। अब ये कि इनका मतलब क्या है, कैसे अपन आंसर लेंगे। तो देखो, दो की घात नौ, दो की घात नौ का मतलब दो नौ बार लिखना है। अब दो बार, दो को नौ बार लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपन दो को नौ बार नहीं लिखेंगे। दो की घात नौ का आंसर और दो की घात एक का आंसर जब सेम ही है, तो दो को नौ बार क्यों लिखे, अपन दो की घात एक पे आ जाते हैं। लेकिन दो की घात एक पर आएंगे कैसे, मेन मुद्दा ये है। तो यहां से यहां कैसे आना है, इसका मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। क्या करना है, दो तीन सात आठ, इन सब में यही तरीका रहेगा कि भाई इतना आगे तो अपन जाएंगे नहीं। आठ की घात नौ का आंसर अगर आठ है, तो आठ की घात एक का आंसर भी तो आठ ही है। तो इसका आंसर और उसका आंसर सेम है, तो फिर मैं यहां पर ये क्यों लूं, मैं तो वही लूंगा फिर। तो अब क्या करना है, देखो, दो तीन सात आठ, इनकी घात कितनी भी आए, इनकी घात जो भी आ रही हो, आप उस घात में, मतलब जैसे 9 है, इसके अंदर आप क्या करना, चार का भाग लगा देना। क्या करोगे, चार का भाग। चार का भाग ही क्यों लगाना है, क्योंकि चार के बाद रिपीट आ रहा है, तो चार का भाग लगाओगे। चार का भाग लगाने के बाद आप पता करोगे कि कितना शेषफल बचा है। भाग कितनी बार गया है उससे मतलब नहीं है, क्या पता करना है, कितना शेष बचा है। नौ में दो की घात नौ है, दो की घात नौ में भाग लगाओ, किसका भाग लगाओगे, चार का। तो चार का भाग लगाया, कितनी बार गया, दो बार, लेकिन कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है। अपने क्या पता करना है, शेषफल कितना है। तो चार दूनी आठ, कितना बच गया, एक। इसका मतलब आपको ये बता देगा कि दो की घात नौ का जो आप आंसर लेने जा रहे हो, वो दो की घात नौ का आंसर और दो की घात एक का आंसर, दोनों का आंसर बिल्कुल क्या है, सेम है। तो दो की घात नौ का आंसर और दो की घात एक का आंसर बिल्कुल सेम है, इसलिए यहां पर अपन क्या निकाल रहे हैं, शेषफल। लेकिन आप समझो, दो की घात एक, दो, तीन और चार, अब दो की घात चार जो है, अब चार का भाग लगाने पर शेषफल चार तो आएगा नहीं, समझ रहे हो। चार का भाग लगाओ तो शेषफल चार कैसे आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो देखो, अगर दो की घात चार कभी आई, जैसे मैं इधर समझा दूं, दो की घात चार आई, इसमें आप चार का भाग लगाओ, चार का भाग चार में लगाओगे तो शेषफल तो जीरो आएगा। और अगर शेषफल जीरो आएगा तो दो की घात जीरो तो अपने यहाँ कहीं आए ही नहीं। और गणित में दो की घात जीरो का आंसर तो एक लिखते हैं, तो ये ऐसी गलती नहीं हो जाए, इसलिए अब आपको दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं कि जब भी कभी घात जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है वो आपको बता रहा है कि आंसर दो की घात चार है। मतलब दो की घात आठ का आंसर सवाल जब करोगे, तो दो की घात आठ का आंसर ऐसा था नहीं आएगा, दो की घात आठ का आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ गलत लिख दिया है, एक सेकंड, इसको सही कर दो, दो चार आठ छह है। अब देखो, यहां पर दो की घात चार का आंसर छह, दो की घात आठ का आंसर भी कितना है, छह। अब दो की घात आठ का आंसर और दो की घात चार का आंसर सेम है, लेकिन ये कैसे आएगा, तो याद रखना, जब भी कभी चार का भाग लगा रहे हो और अगर भाग पूरा चला जाए, अगर भाग पूरा चला जाए, चार में पूरा जाएगा, आठ में पूरा जाएगा, बारह आएगा तो बारह में पूरा जाएगा, जब भी भाग पूरा चला जाए और शेषफल क्या आ जाए, जीरो, तो घात कितने लगा देना, चार, कि वो चार का आंसर आपको बता रहा है, वरना शेषफल में तो कभी चार आने से रहा। तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि दो तीन सात आठ में चार का भाग आपने लगाया, चार का भाग लगाने पर आप क्या ज्ञात कर रहे हो, शेषफल। लेकिन अगर शेषफल जीरो आ जाए, कब, जब भाग पूरा चला जाएगा, तो अगर शेषफल जीरो आ जाए, तो उस समय आप घात कितनी लोगे, चार। समझ रहे हो, अगर शेषफल क्या आ जाए, जीरो, तो घात कितने लेके चलोगे, चार, कि ये हमारा चार वाले का आंसर आएगा। जैसे आपको मैं बोलूं कि दो की घात 40 का आंसर बताओ, इकाई का अंक क्या आएगा। अब दो की घात 40 का इकाई अंक क्या आएगा, तो दो की घात 40 में मैं भाग लगाऊंगा किसका, चार का, ये चार का भाग। अब 40 में अगर चार का भाग लगाऊंगा तो भाग तो पूरा पूरा जाएगा, तो शेषफल क्या आया, जीरो। अब मैं जीरो को जीरो नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि दो की घात चार का मुझे आंसर देना है।
2 की घात 4 का आंसर देना है, और 2 की घात 4 बहुत सारों को याद होगी और बहुत सारों को याद नहीं भी होगी। तो आंसर कैसे दोगे? अपनी अंगुलियों से। घात 4 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 4 अंगुलियां तो है ये। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 का कितना आया? 6। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या पड़ने वाला है? 6। क्लियर? इसके अलावा कोई नियम नहीं है। और जो मैंने दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी जिसमें 4 और 9 पढ़ाया था, सम और विषम, आप उसको भी इसी पैटर्न से कर सकते हो। उसको सम और विषम से नहीं करना है, उसको भी आप ऐसे ही 4 का भाग लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब अपने पास कौन सी कैटेगरी हुई? सिर्फ 2 कैटेगरी। तो मैं इतनी देर से कह रहा था आपको कि मैं अलग अलग नहीं सिखाऊंगा, 2 ही चीजें सिखाऊंगा, वो यही थी। सबसे पहले कैटेगरी में कौन से नंबर थे? 1 5 6 0। तो 1 5 6 0 कितना नंबर हुए? 4। इनकी घात कितनी भी हो, इनका आंसर सेम ही रहता है। और उसके अलावा जितने नंबर है सब में आप 4 का भाग ही लगाओगे। क्या करोगे? 4 का भाग। 4 का भाग लगाने पर क्या ज्ञात करोगे? शेषफल ज्ञात करोगे। ठीक है, जो शेषफल आपका आएगा उस हिसाब से आपको घात लगानी है, मतलब घात जो आएगी उस हिसाब से उसका आंसर लगाना है। और जो लोग याद रख सके उन्हें मैं बता दूं, देखो 2 की घात 4 का आंसर और 8 की घात 4 का आंसर सेम होता है, मतलब 6 आता है। और सेम है कि 3 की घात 4 और 7 की घात 4 का आंसर भी सेम सेम ही आता है, मतलब 1 1। 2 की घात 4 का 6, 8 की घात 4 का भी 6, 3 की घात 4 का 1, 7 की घात 4 का भी 1। लेकिन ये याद मत करना, आपको समझना है। 8 की घात 4 नहीं याद आया एग्जाम में, कोई बात नहीं, 4 उंगलियां है। 8 × 8 64, 64 का 4 आया। 4 × 8, 8 चौक 32, 32 का 2 आया। 2 × 8 16, 16 का 6 आया। कहीं ऐसा नहीं कि रट्टा मार के जाना पड़े। क्लियर? अब मैं आपको सवाल शुरू कराता हूं कि सवाल कैसे कैसे आएंगे और सवाल कैसे करने हैं। पहला सवाल देखो, 11 की घात 11 × 12 की घात 12। तो इसमें लास्ट में कौन बैठा हुआ है? 1। आपको पहले बता दिया, अब तो सारा क्लियर हो चुका मैटर। 11 की घात 11 मतलब हुआ 1 की घात 11 इंटू 2 की घात 12। 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा। और 2 की घात 12, अब 2 की घात अभी अपन ने सीखा है, 2 की घात जब भी आ जाए 4 का भाग लगाओगे। 12 में 4 का भाग पूरा पूरा गया, जब भी भाग पूरा जाए तो पूरा जाने पर घात आप 4 लगाओगे। ठीक है, अब आंसर लेना है, तो 1 का आया 1, 2 की घात 4 का मतलब कितना हुआ? 16, और 16 का लास्ट में कितना आया? 6। ठीक है, कितना आया? 6। और 1 × 6 लिखेंगे तो 1 × 6 का मतलब हुआ 6, मतलब इस सवाल का इकाई अंक कितना आया दोस्तों? 6 आया। इतना सा सवाल ही आता है एग्जाम में। ठीक है, बस नियम याद होने चाहिए और कुछ नहीं है। 13 अभी पढ़ा है आपको, 3 की घात 13। ठीक है, और 4 14 का 4, 4 की घात 14। ठीक है, आपको तो बस याद क्या रखना है? 0 1 5 6, 0 1 5 6 आ जाए तो सेम, बाकी सब में 4 का भाग। 13 में 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, कितना बच गया? 1, मतलब 3 की घात 13 का आंसर और 3 की घात 1 का आंसर सेम पड़ेगा। फिर 4 की घात 14, जिनको सम और विषम 4 का नियम याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का भाग लगाओ। 4 का भाग लगाया, 4 3 12, कितना बच गया? 2। तो 4 के लिए भी आप वो भाग वाला नियम ही रखो, 4 की घात 2। 3 की घात 1 का 3, 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2 कितना? 16, 16 का 6, ये है 3, ये है 6, 6 3 18, 18 का कितना आया दोस्तों? 8। कितना आया? 8, मतलब इसका इकाई अंक क्या पड़ा? 8। क्लियर? बस ऐसे ही क्लियर करना है एक एक पॉइंट। 7 की घात 200, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सवाल बहुत आया हुआ है। अब समझो 7 की घात 200 के क्या करोगे। 7 की घात के लिए नियम क्या पड़ा अपन ने? 4 का भाग लगाएंगे, और 4 का भाग 200 में पूरा पूरा जाता है। जब भाग पूरा जाता है तो घात कितने लगाएंगे? 4। आंसर फटाफट कमेंट किया करो। 7 की घात 4, अब 7 की घात 4 कितनी होगी? तो 7 4 बार है, 7 × 7 49, 49 का 9, 9 × 7 63, 63 का 3, 3 × 7 21, 21 का 1। और जिनको डायरेक्ट याद हो कि 7 का 4 आंसर 1 होता है, उनका काम तो वैसे हो गया। ठीक है, आगे देखो, 15 की घात 30, 15 में कितना आया? 5, 5 की घात कितनी भी हो क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगला नंबर क्या है? तो अगला नंबर देखो 23, 23 का मतलब हुआ 3 की घात 23। तो एक यहां नई चीज और सिखाता हूं आपको, इसको सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर किसी विषम संख्या की पावर, ऑड नंबर की पावर कितनी भी हो, विषम ही आंसर आएगा। किसी विषम संख्या की घात चाहे कितनी भी हो, उसका आंसर विषम ही आएगा। तो अगर इसका आंसर विषम ही आने वाला है, तो जब इस विषम संख्या को मैं 5 से गुणा करूंगा तो लास्ट में आंसर भी तो 5 ही आएगा। ये तो आगे पढ़ चुके हैं कि 5 का गुणा किसी भी विषम से होगा तो 5 ही आएगा। अब आप भले करके देख लो। तो देखो 5 की घात कितनी भी है? 5 ही आया।
23 में कौन है 3, 3 की घात 23, 5 का 5। अब 23 में क्या करेंगे 4 का भाग, 4 पंजा 20, कितना बच गया 3, 3 की घात 3 बचा, 5 का 5। अब 3 की घात 3 करोगे तो 27 का 7 आया, और 5 का 7 से गुणा करें 7 5 35, 5 आया। इसका मतलब इकाई अंक कितना आया 5। क्लियर, आगे बढ़ो। अब है 17 की घात 17, तो इसका मतलब 7 की घात, अभी आपको बोला है 7 की घात के लिए क्या करोगे 4 का भाग लगाओगे, 4 का भाग 4 4 16, कितना बच गया 1, ये 1 लगा दिया। शेष पर लिखना बस। 18 में अपने 8 से काम है, 18 में 4 का भाग लगाओ, 4 4 16, कितना बच गया 2। 19 में अपने 9 से काम है, 4 का भाग ही लगाना है, 4 का भाग 4 4 16, कितना बच गया 3। 7 का 1 का 7 आया, 8 का स्क्वायर 64 का 4 आया, 9 की घात 3, नी याद हो जिनको, वरना 729 होती है, नी याद है तो 9 इंटू 9 81 का 1, 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 का कितना 9, यहां आया 9। अब इसका गुणा करो, 7 चौक 28, 28 का 8 आया, 8 का गुणा करेंगे 9 से, 8 9 72, 72 का 2 आया। इसका मतलब इसका इकाई अंक 2। क्लियर, आगे बढ़ो। यहां लिखा हुआ है 16 की घात 16, मतलब 6 है, और 6 की घात कितनी भी हो 6 ही आता है। 15 की घात 15, 5 की घात कितनी भी हो 5 ही आता है। अब यहां पर एक लॉजिक वापस 5 वाला ही है, 5 का गुणा अगर किसी सम से हो गया तो 0 आएगा ही आएगा, और एक बार 0 कहीं आ जाए तो आप गुणा चाहे 1 लाख से करो या 9999 से करो, 0 तो आना ही है। तो अब आगे मैं नहीं भी करूं तो भी चल जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। यहाँ 9 है, अब 9 की घात 29 है, तो 9 की घात 29 में 4 का भाग, 7 चौक 28, कितना बच गया 1। अब 1 लिखो, मतलब वही 9 की घात 1 का आंसर क्या हुआ 9 ही रहेगा। अब गुणा करें 6 पंजे 30, 30 का 0, और 0 का 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हुआ 0। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये आया था रीट की भर्ती में, 3 की पावर 98 में 5 का भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा। तो 3 की घात 98 में 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग लगाओ तो मैं 9 में, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 और 8 18, 18 में 4 का भाग 4 4 16, 2 बच गया। तो इसका मतलब ये 3 की घात 2 के बराबर है। तो 3 की घात 98 का आंसर और 3 की घात 2 का आंसर सेम ही है। और 3 की घात 2 का आंसर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस 9 में किसका भाग लगाते हैं अपन 5 का। उस टाइम बोला कि 5 का भाग लगाओ और शेषफल बताओ, तो 9 में 5 का भाग लगाओ तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों 4। ये सवाल आया था एग्जाम में। तो इस तरह से करते हैं इन सवालों को। सवाल कहां से आया था इकाई अंक से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, अब मैंने सारे नंबर एक साथ लिख दिए ताकि एक सवाल लास्ट अपन कर ले जिसमें सब क्लियर हो जाए। 1 की घात कितनी भी लिखो 1 ही आएगा। 2 की घात 12 है, अब 2 है, 2 की घात 12, 2 के लिए मैंने क्या बोला 4 का भाग, भाग पूरा गया, भाग पूरा गया तो घात 4 इंटू 3, 3 के लिए 13, 4 का भाग लगाओ, 4 3 12, 1 बच गया। अब आया 4, 4 के लिए भी 4 का भाग ही लगाओ, 4 3 12, कितना आया 2, ये 2। 16, 6 की घात कितनी भी हो 6 ही होता है। 17 में 7, 7 की घात 17, 17 में वापस 4 का भाग, 4 4 16, 1 बच गया। फिर 18 में 8, 8 की घात 18, 4 का भाग लगाओ घात में 18 में, तो कितनी बार 4 4 16, 2 बच गया। 9 की घात में भी 4 का भाग ही लगाओ, तो 4 4 16, कितना बच गया 3। ठीक है, अब आगे 1 का 1, 2 की घात 4 को सॉल्व करो, 16 आएगा 6, फिर 3, फिर 4 का स्क्वायर 6, फिर 6, फिर 7, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 9 की घात 3, 729 होता है 9 का घन, ये 9 आया। क्लियर, आगे 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 3 18 का 8, फिर यहां से 8 6 48 का 8, 8 इंटू 6, 8 इंटू 48 का 8, 8 7 56, 56 का 6, 6 इंटू 4 24, 24 का 4, और 4 इंटू 9 36, 36 का कितना आया 6। मतलब इस पूरे सवाल का आंसर कितना हुआ 6। ये था आपके इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इस तरह से याद करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, मतलब जो लिखा लिखाया है वो सब कुछ अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम पे लिखो फलक ऐप, एक साथ लिखना है। ठीक है, फलक ऐप लिखो टेलीग्राम चैनल पे, आपको मैं पीडीएफ वहां भेज दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।